लगा रहे। लगा रहे, लगा रहे, तू लगा रहे, खड़ा रहे, तू खड़ा रहे, पड़ा रहे, तू पड़ा रहे। करप्शन किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा नासूर है, जो मुल्क की जड़ों को अंदरूनी तौर पर खोखला कर देता है। पाकिस्तान भी करप्शन के इस नासूर का शिकार है। प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं? इन सब सवालों से बालातर होकर अगर सोचा जाए तो दुनिया के दीगर ममालिक में इस कानून का मस्बत अंदाज में सिर्फ माली नहीं बल्कि दीगर मामूली नोयत के जुराइम में भी मस्बत इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम इस कानून पर सवालिया निशान मौजूद है। प्ली बार्गेनिंग प्रोसिक्यूटर और मुल्जिम के दरमियान होने वाला एक मुआहदा है, जिसमें मुल्जिम इकबाल जुर्म करता है, जिसके जवाब में उसे इस्तगासा कुछ रियायत दे देता है। पाकिस्तान में प्ली बार्गेनिंग कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान में प्ली बार्गेनिंग का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है। जुर्म का मुर्तकिब फर्द कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के एक्ट 25 बे के तहत चेयरमैन नैब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त करता है। अगर चेयरमैन नैब इस दरख्वास्त को मंजूर कर ले तो ये दरख्वास्त मंजूरी के लिए एहतसाब अदालत को भेज दी जाती है, जहां इसे मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला किया जाता है। अगर अदालत की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो मुल्जिम सजा याफ्ता तो रहता है, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी जाती। प्ली बार्गेन करने वाला फर्द 10 साल तक इंतखाबात में हिस्सा लेने, किसी सरकारी ओहदे पर फाइज होने और किसी बैंक या मालियाती इदारे से कर्ज लेने के लिए नाअहल हो जाता है। सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में कौमी एहतसाब इदारे का क़याम अमल में लाया गया था। पाकिस्तान में बड़े और करप्ट लोगों पर न सिर्फ हाथ डालना मुश्किल है बल्कि उनके एहतसाबी अमल भी खासी मुश्किलात पेश आती हैं। प्ली बार्गेन के इस अमल को कानूनदान न सिर्फ गैर आईनी बल्कि गैर शरई करार देते हैं। नैब में मगरमच्छों के लिए प्ली बार्गेन का ये एक शॉर्टकट रास्ता है। कुछ लो कुछ दो के इस अमल को अवाम भी कानून इंसाफ और शहरी हकूक की तस्हीक करार देते हैं। माहिरीन की राय है कि इस कानून पर नजरसानी की जरूरत है ताकि अवाम की लूटी हुई दौलत को वापस लाने का साफ और शफाफ निजाम मुतारिफ करवाया जा सके। एहतसाब का अमल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। बात करेंगे नैब की कारकर्दगी के हवाले से और नैब इदारे के हवाले से कि नैब का इदारा क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था और इसकी अभी तक कारकर्दगी क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर, ये बताइएगा कि लोग जानना चाहते हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि नैब का काम क्या है, कब इसे बनाया गया और ये काम करता क्या है। नैब का इदारा बेसिकली जो मौजूदा शक्ल में है ये 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले एहतसाब कमीशन था। उसके बाद जब ये मुशर्रफ के दौर में इसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये एक एक्ट है, उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका बेसिक काम करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पे नज़र रखनी है। जो भी शख्स हो, प्राइवेट पर्सन हो या पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, अगर वो करप्शन करेगा तो यकीनन इदारा हरकत में आएगा। इदारा कैसे हरकत में आता है, इसके मुसलमा तरीक़ाकार है। एक तो एक्ट में प्रोवाइड किया गया है और उसके अलावा हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। कंप्लेंट आती किस तरह, क्या तरीका कार है? कंप्लेंट का बड़ा सादा तरीका है, वो खुद बदरिया पोस्ट भेज सकता है, खुद यहाँ आके ऑफिस में वसूल करा सकता है। ये दो तरीके हैं। या तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है, कैसे आप तक जो इससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स इधर बने हुए हैं, जब कंप्लेन आती है वो कितने दिनों में कंप्लेन आगे फॉरवर्ड होती है, कितने दिन में आगे कार्रवाई अमल में लाई जाती है? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि चूँकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिस दिन कंप्लेंट सपोज अगर वो बाई खुद बंदा इंडिविजुअली लेके आया तो वहाँ वसूल की जाएगी। उसी दिन शाम को वो डीजी के पेश होगी, डीजी आगे फॉरवर्ड करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और उस कंप्लेंट को एनालाइज करने के बाद अगर समझ में आता है कि इसमें सब्सटेंस है, इसमें माकूल वजूहात हैं, तो जो अथॉरिटी है वो आगे प्रोसीड करने का फ़ैसला करेगी। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह लगते हैं। उसके बाद जब समझते हैं कि इसमें काफ़ी मवाद है तो फिर इंक्वायरी ऑथोराइज करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जब इंक्वायरी में हम 4 महीने लगाते हैं आजकल जो हमारा SOP है, और अगर 4 माह के दौरान काफ़ी मटीरियल आ जाए, समझा जाए कि इसमें सब्सटेंस है और करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस बिल्कुल एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो फिर आगे प्रोसीड किया जाता है।
फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज़ की जाती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन जब ऑथोराइज हो जाती है तो फिर एक जो आई है वो ये पूरी एक टीम होती है CIT, वो उसको कंडक्ट करती है, और विद इन 4-5 मंथ जुर्म की नोयत पे डिपेंड करता है। तो टोटल दुरानिया कितना बना जब कंप्लेन आई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई? इन्वेस्टिगेशन ने जो लोग मुलविस पाए गए करप्शन में, उन तक पहुंचने में कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? आजकल जब से ये मौजूदा चेयरमैन आए, पहले SOPs में टाइम ड्यूरेशन नहीं था, बस आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ये 8-9 माह लग रहे हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस होता है जो हम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जो लोग हैं वो नैब के इदारे से मुतमईन नहीं दिखाई देते, क्या वजह है? लोग मुतमईन होना चाहिए लोगों को, यहाँ बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। मसलन जब कोई कंप्लेंट आती है, जिस शख्स से कंप्लेंट आती है वो फौरी तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला जाता है 199 के तहत। एक आर्टिकल है आइन का 199, वो ये कहता है कि अदालत आलिया अगर कोई भी अथॉरिटी काम कर रही है तो वो देख सकती है कि क्या कानून के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। मसलन पिछले साल 2016 में कोई 600 रिट पिटिशन्स फाइल हुई, जिसमें से 500 रिट पिटिशन्स हमारे हक में हुई। तो इसका मतलब है कि मायार अपेरेंट है, तभी ऑनरेबल हाई कोर्ट उनकी रिट्स को खारिज कर देती है। और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हम किसी को गिरफ्तार करने से पहले ही वो चले जाते हैं बेल के लिए, नोटिस को चैलेंज करते हैं, वहाँ फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट चूँकि इख्तियार आता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, तो ये डिले तो थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई मामला अदालत में हो तो फिर नैब इस तरह उसको तेजी से नहीं, जब तक उस अदालत से फैसला हो ना जाए। नैब का जो रिकॉर्ड है वो कहता है 2015 और 16 वो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई, दरखास्तें मौसूल हुई, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराया गया। उससे पिछले जितने भी साल थे उसमें इतनी स्पीड से काम नहीं हो सका, क्या वजह? उसकी 2 वजूहत है। उससे पहले जो चेयरमैन थे आते रहे, कोई 2 महीने काम करता रहा, 2-3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने जो चेयरमैन थे उनको बर्खास्त कर दिया। इस तरह सिस्टम उनकी, यानी जो वायरिस थी उनकी अपॉइंटमेंट की, वो चैलेंज होती रही। जब तक वो पीस ऑफ माइंड से, तनदेही से और ये गांगत से काम नहीं करेगा, रिजल्ट अचीव नहीं किए जा सकते। मौजूदा चेयरमैन चूँकि एक मखसूस अरसे के लिए मुकर्रर थे, तो वो उन्होंने एक SOP मुकर्रर किया। यही वजह है कि इस दफ़ा रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो नैब ने कितने को लोगों को अरेस्ट किया, कितनी को दरखास्तें मौसूल हुई और कितनी को रिकवरियाँ करवा के दी गई लोगों को? जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तारीख में यहाँ एंटी करप्शन भी है, यहाँ FA भी है, FIA भी है। जब से नैब बनी है हमने कोई 250 अरब के करीब लोगों से पैसे रिकवर किया है, जो लूटेड बनी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और लास्ट ईयर ये पंजाब का बता रहे हैं आप? जी, मैं टोटल नैब की बात कर रहा हूँ, टोटल नैब की बात कर रहे हैं। नैब की बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक इसका ताल्लुक है, मसलन हमने यहाँ हमारी जितनी हमने रेफरेंसेस फाइल किए उसकी कन्विक्शन का रेट 92% है, यानी 92% रेट कन्विक्शन का किसी इदारे में भी नहीं है। आप पुलिस की कारकर्दगी देख लें, FIA की कारकर्दगी देख लें, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तो कारकर्दगी। नैब को बनाया इसलिए गया था कि वो करप्शन के केसेस अच्छे तरीके से सॉल्व करे और जितनी रिकवरियाँ वो करवाए, रिकवरी कराए। और जो रिकवरी देखे ना, रिकवरी हमारा मेन मकसद रिकवरी भी है, और उसके साथ साथ जो जुर्म करता है उसको सजा दिलवाना भी है। अभी पूरे मुल्क में पनामा का शोर है, तो नैब किधर है फिर? मैंने आपको कहा ना कि जब एक कंप्लेंट आती है हम उसको देखते हैं कि इसमें सब्सटेंस है या नहीं। पनामा को पाकिस्तान में वाक़ नहीं हुआ, ये एक बैनुल अक़वामी तौर पे सामने उभर के आया, तो ये सारा रिकॉर्ड बाहर की दुनिया में है। तो नाम तो इधर के ही हैं, पाकिस्तान के ही हैं सारे सियासतदान। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान ही हैं, लेकिन चूँकि सारा ये रिकॉर्ड देखना होता है। रिकॉर्ड यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मसला पिछले 3-4 माह से ज़ेर गौर है, तो 3-4 माह में उनसे भी फैसला तक, हालांकि माशाल्लाह वहाँ हर चीज़ बर वक्त मौजूद होती है, तो ये चीज़ें तहकीक तलब होती है, इन पे फिल फॉर फैसले नहीं किए जा सकते। वैसे नैब पे कितना प्रेशर होता है अभी, जिस तरह मौजूदा हुकूमत में अगर कोई केसेस फाइल होते हैं या फिर कोई इल्ज़ाम साबित होता है किसी के ऊपर, तो नैब को कितना प्रेशर का सामना करना पड़ता है? मैं पहले ख़ुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रहा हूँ, मैंने 4-5 ज़िलों में बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज काम भी किया है। मैं पिछले 2.5-3 साल से नैब से मुंसलिक हूँ। मैंने तो कभी प्रेशर महसूस नहीं किया, ना ही मुझे फ़राइज़ की अदायगी में किसी ने कभी कहा कि ये काम है इसको इस तरह करो, या ये राय है ये इसको इस तरह दो। यही वजह है कि हमने इस दफ़ा 92% कन्विक्शन लिया लाहौर। नैब के ऊपर अदालत की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा भरमी का देखने में सामना होता है। इसके अलावा जो हुक्मरान तबका है, अपोजिशन लीडर्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए नज़र आते हैं कि नैब अपना काम जिस तरीके से उसको करना चाहिए वो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
वजह ये होती है कि इदारे एकदम नहीं बनते। देखें ना, जैसे आपने खुद फरमाया कि आज से पहले वाले सिलसिले में इतनी चीज़ें बेहतर नहीं थी, अब ज़्यादा बेहतर हो रही है। यानी पहले चूँकि चेयरमैन को इस्तेकामत ही नहीं थी, वो 4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, निकल गए। जब तक अब एक बंदा उसको डिप्यूट किया गया जिस पर्पज़ के लिए, उसका ड्यूरेशन है, एक टेन्योर है उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे चीज़ें होती नहीं है। एक पॉलिसी बनती है ना, उस पर अमल दरामद होता है। प्ली बारगेनिंग का ज़रा कुछ बताएं लोगों को। ये आए रोज़ सुनते हैं लोग, नाजरीन सुनना पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि प्ली बारगेनिंग क्या है। प्ली बार्गेन 2 टर्म्स अक्सर यहाँ इस्तेमाल होती हैं, एक वीआर होता है, एक प्ली बार्गेन होता है। वीआर को हम कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न। पीबी जिसका उर्फ़ आम में एब्रीवेशन है, उसका प्रॉपर वर्ड यह है कि प्ली बार्गेन। ये दोनों चीज़ें एक एक्ट है जिसके तहत हम क्रिएट किए गए हैं। नैब बनी है 1999, जो ये एक्ट है उसके तहत, उसकी एक सेक्शन है 25, वो ये आइडिया देती है। क्योंकि कोई इदारा भी काम खुद नहीं करता, वो एक कानून के तहत चल रहा होता है। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई फैसलों में ये फरमाया, जब एक तरीक़ाकार हो किसी काम का तो वो काम उसी तरीक़ाकार के तहत करना चाहिए। अदरवाइज तो इसमें किस तरह काम किया मैं जाएगा? करता हूँ, अदरवाइज नॉट एट ऑल। कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, मसलन सपोज ए के खिलाफ कंप्लेंट आई है कि उसने बैंक से 25 लाख का फ्रॉड किया, हम उसे नोटिस जारी करते हैं, वो आता है। अभी इन्वेस्टिगेशन ही ऑथोराइज हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन से पहले वो आता कहता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैं 25 लाख वापस करने को तैयार हूँ। ही विल मेक एन ऑफर। चेयरमैन नैब हैज़ अथॉरिटी अंडर द लॉ टू एक्सेप्ट द सेम, प्रोवाइडेड जो लॉस हुआ है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू मेक द लॉस गुड। लेकिन इसमें बहुत से केसेस नैब ने किए, बहुत से केसेस हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपने प्ली बारगेनिंग की बात की कि 25 लाख का उसने फ्रॉड किया, तो उससे कहा गया वो कह रहा है कि 25 लाख वापस करूंगा मैं। लेकिन इसमें देखने में नज़र नहीं आता ऐसा, ना सुनने में। ऐसे केसेस बहुत से हैं जिनमें अगर 25 लाख का फ्रॉड हुआ है तो वो जो शख्स जो बाद में अरेस्ट होता है वो कहता है 10 लाख रुपए दूंगा मैं, तो उसके लिए कहा जाता है ठीक है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। सारा रिकॉर्ड हमारा मौजूद है, हर शहरी का राइट है कि रिकॉर्ड चेक करे, तो वो चेक कर सकता है। जो अमाउंट मसलन एक फ्रॉड ने बैंक वाले ने कंप्लेंट किया कि इसने 20 लाख का फ्रॉड किया, तो हम बैंक से पूछेंगे कि कितने का फ्रॉड हुआ, वो कहेंगे। और वो शख्स अगर पूरे पैसे देने के लिए तैयार है, चेयरमैन विल से कि ये अमाउंट डिटर्मिन की जाती है। अगर वो रिटर्न करने को तैयार हो तो इसे हम वीआर कहते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप आपका अब पीबी के बारे में बात करूँगा, प्ली बार्गेन। पीबी का कानून यह है कि पहले ऑफर होगी कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर अमाउंट डिटर्मिन की जाएगी, फिर उससे कहा जाएगा आप पैसे दें। अगर वो दे देता है, देने को तैयार है, तो फिर द मैटर विल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, फिर कोर्ट से अप्रूवल ली जाएगी। यानी ये गलतुलाम ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ नैब वाले बैठ के ऐसा करते नहीं, कोर्ट की अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। कोर्ट कौन करता है? हमारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, वो बड़े मेच्योर, बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बड़ी इंटेग्रिटी होती है, वो हर चीज़ को देखते हैं। और जब कोर्ट ये कहेगी कि पीबी को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर उसको सज़ा भी देगी। सज़ा क्या देगी? वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बैंक से लोन नहीं ले सकता, अगर वो सिविल सर्वेंट है तो उसकी नौकरी गई, या अगर वो कहीं काउंसलर है, एमएनए है, वो भी, और आइंदा 10 साल भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता, जो मौजूदा ला है। नैब के बारे में भी कहा जाता है जब प्ली बारगेनिंग होती है तो उसमें नैब के जो लोग उस टाइम बैठे हुए होते हैं, जो डील हो रही होती है, उसमें वो लोग भी अपना हिस्सा रखते हैं। कतन नहीं, ये बिल्कुल गलतुलाम है। ये बिल्कुल मैं ये समझूंगा कि ये लोगों का बड़ा ये अलमिया है कि बजाय इसके क्रेडिट दिया जाए, ना कोई कानून में ऐसी प्रोविजन है, ना हम रखते हैं। देखें ना, पिछले 1999 से नैब काम कर रही है। कोई शख्स ये आके सामने रिकॉर्ड करे कि हमसे 20 लाख रुपया लिया, बैंक का सपोज फ्रॉड हुआ 20 लाख का, और हमने वो पैसे जो ही वसूल करने हैं, किसको वापस करने हैं? बैंक को, जिसके साथ फ्रॉड हुआ। तो वो जब बैंक वालों को हम पैसे कम देंगे तो वो तो चीखेंगे। डबल शाह का केस कहाँ तक पहुँचा? डबल शाह को उसको तो सलाह हो चुकी है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको अब नीलाम किया जा रहा है। और चूँकि नीलामी के लिए एक कमेटी हम नैब वाले प्योर खुद नहीं करते, मसलन नैब भी मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि वो पैसे हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तौर पर रिकवर करने होते हैं। उसमें गवर्नमेंट से भी हमने एक नुमाइंदा मांगा हुआ है, एक डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पे, यानी 5-7 बंदे हैं जिनकी एक कमेटी होती है, वो उसको फिर करते हैं ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि उंगलियां ना उठें। अच्छा, डीएचए स्कैंडल बड़ा चला था, वो केस कहाँ तक पहुँचा है? डीएचए स्कैंडल था, वो इस वक्त रेफरेंस फाइल कर दिया गया है। वहाँ पे जो 2 मेजर जिन्होंने जुर्म किया था, एक ब्रिगेडियर थे, वो भी अंदर है अभी तक, और उन्होंने बेल मूव की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में,
वो 1.5-2 महीने चलती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी। और जो दूसरा प्राइवेट शहरी तो जो लूटता रहा है लोगों को, उससे मिल के वो भी अभी तक अंदर है और रेफरेंस ट्रायल उनका चल रहा है। तो रिकवरियाँ कहाँ तक पहुँची? रिकवरी तो देखें ना, रिकवरी इस तरह नहीं होती। इसलिए तो कहा कि पीबी में और रिकवरी में फ़र्क है। जब कोई पीबी करेगा वो तो पैसे खुद दे देगा कि मेरे पैसे वहाँ पड़े हुए हैं, और अगर वो पीबी नहीं करता तो हमें फिर उसका ट्रायल कराना होता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को लोकेट करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। जब अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये वाकई इसने जुर्म किया है, इसने लोगों को लूटा है और इतनी रकम लूटी है, कोर्ट डिटर्मिन भी करेगी और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ और जितने पैसे हैं वो कोर्ट कॉन्फिस्केशन का कोर्ट ऑर्डर करेगी। जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उसके बाद वो पैसे हम वसूल करने के बाद जो हकदारान हैं उनमें तकसीम करेंगे। राना मशहूद के केस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, राना मशहूद जो मिनिस्टर है मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में, उनके खिलाफ भी यहाँ पे इंक्वायरी से पहले की जो स्टेज होती है वो हमने ऊपर हेडक्वार्टर में अभी रेफ़र किया है। जब कोई पॉलिटिशियंस हों या मिनिस्टर्स हों या ग्रेड 22 या 21 के ऑफिसर्स हों तो उन पे ऑर्डर चेयरमैन खुद करते हैं। तो क्या वजह बनी कि यहाँ से फेडरल को देना पड़ा? मैं अर्ज करता हूँ ना, वो डीजी को ऑथराइजेशन, चेयरमैन ने डीजी को पावर्स डेलीगेट की है, क्योंकि कानून के मुताबिक यहाँ हर पावर चेयरमैन के पास है। चेयरमैन जो पावर्स नीचे डेलीगेट कर देता है, डीजी वो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए कोई ये ख़ास तौर पर नहीं किया गया। हर पॉलिटिशियन का केस नैब हेडक्वार्टर ही ऑथराइज करती है और मेरे ख्याल है पिछले दिनों में भी एक EBA में मीटिंग रखी थी। तो इधर तक जो इंक्वायरी की गई अभी, जब तक केस यहाँ पर था लाहौर में, तो उस इंक्वायरी में जो चीज़ें सामने आई, कितने हद तक उस पे केस पे नज़र आ रहा था कि सॉल्व हो जाएगा? ये तो प्री जज करने वाली बात होगी, चूँकि जब वो हो जाएगी तो उसी वक्त ही, लेकिन यकीनन मवाद उसमें है, इसलिए हमने कहा है कि इसको ऑथोराइज़ किया जाए, इंक्वायरी आगे बढ़ा जाए। ये तो प्री जज करने वाली बात है ना, हम ये कह दें कि क्या होगा, तो मवाद कुछ आया जो हम समझते हैं कि इस पर मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। तो तहकीकात कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? नहीं, जो ही चेयरमैन साहब करेंगे उसके बाद जो उनका SOP, क्योंकि ये केस जो है लंबे हो गए ना बहुत ज़्यादा। कोई लंबा नहीं हुआ, जाएंगी उसके बाद जब ऑथोराइज कर देंगे विद इन 4 मंथ्स इसको इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा, पहले कमीशन था, फिर नैब उसमें ब्यूरो में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद दोबारा सुनने में आ रहा है कि कमीशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? पहले तो ये मुशर्रफ दौर से पहले एहतसाब कमीशन था, उसके बाद फिर ये ब्यूरो बन गया, आजकल फिर चल रही है बात अखबारात में, मीडिया में। अब ये दोबारा फिर पार्लियामेंट एक नया कानून बनाना चाहती है जिसका नाम एहतसाब कमीशन होगा। अब पता नहीं उस कानून की क्या बारीकियां होंगी, क्या चीज़ें तय करते हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाना, चूँकि लोगों ने मैंडेट दिया हुआ होता है पार्लियामेंट को कानून बनाने, लेकिन कानून बनाते वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको यकीनन मद्देनज़र रखना चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियन का भी फ़र्ज़ है, बंदों को कंसिस्टेंट और इदारों को अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जब भी कोई मामला आता है कंसिस्टेंसी के तहत रहना चाहिए। और ये जो हमारा नैब का ऑर्डिनेंस है, बाकायदा पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी, हसफान यार्स वली केस, ये इसकी सेक्शन ए से लेकर लास्ट सेक्शन तक एक एक के बारे में कहा गया कि ये आइन और कानून की रूह के मुताबिक है। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है कानून बनाना, अब कोई भी इदारा, आप पार्लियामेंट को नहीं कह सकते कि आप ये कानून न बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इसमें नुक्स भी है, नुक्स होते हैं, नकाइस के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, हर वक्त इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो मौजूदा कानून में तरमीम करते कि ये डिफेक्ट्स हैं, इनको दूर करें, बजाय इसके कि हिट एंड ट्रायल हर बार एक नई कोशिश की जाए। इदारे इस तरह नहीं बनते। हुक्मरान तबका जो अपोजिशन वो भी इल्ज़ाम लगाता है कि नैब जो है मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती पे चल रही है, नैब के जो तमाम अफसरान हैं वो उनकी कारकर्दगी सिफर है। कैसे प्रॉपर तरीके से मुतमईन किया जाएगा? गवर्नमेंट का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है। अपोजिशन जब भी होती है वो बातें उनका करनी चाहिए, जहाँ भी गलती हो उन्हें पॉइंट आउट करनी चाहिए। हुकूमत का ये काम होता है जब भी कोई अपोजिशन बात करे उसका जवाब दे। लेकिन नैब में आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारा एक अपना एक्ट है, हम उसके तहत काम करते हैं। मैंने आपको खुद अपनी ज़ाती मिसाल भी दी है कि मैं 2.5 साल से यहाँ बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी काम कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी ने फ़राइज़ के दायरे में इंटरफियरेंस करने की ना कभी किसी ने कहा है, ना कभी मैंने ऐसा महसूस किया है। शुक्रिया सर आपका, अच्छा आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से भी बात करेंगे नैब की कारकर्दगी के हवाले से, नैब इदारे के हवाले से। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या हाल है? ठीक है। ये बताइएगा कि नैब जो डिपार्टमेंट इदारा बनाया गया था
उसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ हमें बताएं। आप कई अरसे से स्टोरीज कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी रही है, लोग मुतमईन है नहीं है? इसकी कारकर्दगी तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ एंड नोन इनसे कहा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। अपोजिशन इनसे पूछ रही है आप क्या कर रहे हैं। इमरान खान सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है इनके हवाले से। 150 केसेस, मेगा केसेस स्टिल पेंडिंग, इनमें से कोई पेशरफ्त नहीं है। चाहे अब लेटेस्ट इसमें मेरा ख्याल ऐड होने जा रहा है, वो है पनामा। लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है कि एक जब ये गवर्नमेंट नहीं होगी, नून लीग जब गवर्नमेंट में नहीं होगी, उसके बाद पता चलेगा नैब पनामा पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और अभी नैब कहता है हमारे हाथ बंधे हैं। ऑफ कोर्स नहीं, किस तरह हाथ बंधे हुए हैं नैब के? क्यों नहीं अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? ऑफ कोर्स सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है पनामा की रेवलेशंस जो हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। इस वजह से वन ऑफ द मेन रीजंस कि नैब इस पर कुछ नहीं कर सकता। नैब जो ऑर्डर लेगा, इंडिपेंडेंट स्टेटस जो नैब का है बज़ाहिर वो नहीं है। लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो ये कहते हैं कि नैब बिल्कुल आज़ाद है और आज़ादाना जो है कार्रवाइयाँ वो कर रही है। कोई उसको कंप्लेन इस हवाले से मौसूल होती है या होगी तो वो भरपूर तरीके से कार्रवाई करेगी, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी, किसी का उस पर प्रेशर नहीं। नैब का हर ऑफिशियल तो यही कहेगा कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी केस को पकड़ लें, हाई प्रोफाइल केस को, तो उसमें आपको प्रेशर इटसेल्फ नज़र आएगा। राना मशहूद का आप केस उठा लें, पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ केस पेंडिंग है फॉर द लास्ट आई गेस 16 मंथ से। नैब लॉ के मुताबिक कोई भी अगर आपके पास कंप्लेन आती है, इंक्वायरी की स्टेज आगे ज़ाहिर आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो 6 माह के अंदर अंदर उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना होता है। आप बताते हैं कि जिसके बारे में कंप्लेन है ये बंदा इस गिल्टी ऑफ दैट। ऑफ कोर्स वो तो आगे जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने डिक्लेयर करना है, लेकिन आप चार्जशीट उससे करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ ये एलिगेशंस हैं और हमारे पास ये प्रूफ्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस केस में अभी तक नैब यही कहता है इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले मंथ में पूछ लें, 16th मंथ में पूछ लें, इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? क्योंकि मीडिया का काम तो पब्लिक को बताना ना इस केस के बारे में क्या कुछ हुआ। राना मशहूद के अलावा डबल शाह का एक बड़ा केस सामने आया था, उसके हवाले से कुछ? डबल शाह के केस के हवाले से भी यही था। उसमें हम प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न की भी बात करेंगे। अच्छा, प्ली बारगेन जो है ये बड़ा सुनने में आता है कि नैब के ऊपर कहा जाता है प्ली बारगेन बड़ा किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि आप एक मुलजिम है, उससे आप पैसे सेटल करके उसे रिलीफ क्यों देते हो। मुझे नैब की समझ नहीं आती जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई इस उसमें। ठीक है, उनके कानून में प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न की सहूलत मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से बड़ी चीज़ बज़ाहिर नहीं है, तो उसकी इन द लाइट ऑफ दैट इसको ये फॉलो क्यों नहीं करते। नैब से पूछा जाएगा, नैब कहेगा कि जी हम उसको कन्विक्ट भी करवाते हैं, सज़ा भी दिलवाते हैं फ्रॉम द कोर्ट, और उससे पैसे भी लेते हैं, रिकवरी करते हैं जो उसने फ्रॉड किया हुआ है। होना तो ये चाहिए कि आप स्ट्राइक डाउन कर दें इसको, प्ली बार्गेन को, वॉलंटरी रिटर्न को, और आप उसको एज ए सिंपल सस्पेक्ट ट्राई करें, उसका चलान पेश करें, अदालत पे छोड़ दें। जो उसने लूटा है वो तो उसने वापस करना ही करना है। उसमें आप ये नहीं कह सकते भाई कि मैं आपसे ये सेटल कर रहा हूँ कि ये आपने इतनी इंस्टॉलमेंट में ये पैसे वापस करने हैं, आप इसका 33% अभी दोगे और बाकी आप लेटर ऑन दोगे। इन चीज़ों को आप इनसे आगे निकलें, आप सीधा उसको एज ए सस्पेक्ट ट्राई करें और उससे जितना उसने पैसा लूटा है उससे वापस लें। अच्छा, नैब में ये देखने में आता है कि जो मौजूदा हुकूमत में इक़्तिदार में लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने में आती। जब हुकूमत से आउट हो जाते हैं उसके बाद सुनने में आता है कि फ़लाँ जो था उसके ऊपर इतने करोड़ का इल्ज़ाम है, उसके खिलाफ इंक्वायरी लग गई है। सबसे वंडरफुल चीज़ इसमें यही है, इफ़ यू आस्क मी, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, अब जिस तरह नैब में थोड़े से कीड़े निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसके फ्लॉज कि क्या कहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप आएँ तो आप कहेंगे मेन ओनस जो है वो गवर्नमेंट पे है। पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बात कर लें, आते साथ इन्होंने कहा था जी नैब तो विक्टिमाइज़ करता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसका काम है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, हम इसको डिसबैंड कर रहे हैं, हम इसको बंद कर रहे हैं। इन्होंने इसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बंद नहीं किया, उसके फाइनेंसिस को कट शॉर्ट करते गए 5 साल वर्चुअली नैब ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। और इसमें यही था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग है
जो बज़ाहिर वैसे तो इनके पार्टनर नहीं थे, पीएमएल नून अपोजिशन में थी, लेकिन उनके साथ यही अंडरस्टैंडिंग थी कि नैब को काम नहीं करने देना। अच्छा, ये बड़ा नैब इल्ज़ाम ये लगा, ये कहा जा रहा है कि नैब को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जाएगा, और नैब ने नहीं किया। 5 साल हाथ पे हाथ धर के नैब बैठा रहा, लेकिन नैब की मजबूरी यही कि गवर्नमेंट ने सारे फंड्स उसके कर्टेल कर लिए थे, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा था। इंटरेस्टिंगली जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी नैब को फिर एक्टिव कर दिया है नून लीग ने, क्योंकि उनकी कहीं किसी स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाता है पीएमएल नून की और पीपल्स पार्टी की, तो वो उसको अगेन एज ए टूल यूज़ करते हैं नैब को, उसको विक्टिमाइज़ करने के लिए। राजा परवेज़ अशरफ की एग्जांपल है, वो भी कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, रेफरेंस मेरे ख़िलाफ़ किया है इसमें पेप्को में अपॉइंटमेंट जो है इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। इस तरह कासिम ज़िया का भी केस था जिसमें वो खैर उनकी बाद में बेल हो गई, प्ली बार्गेन के तहत ही सारा मामला हुआ। और इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो अब इसाक डार साहब के केस के ऊपर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला पुराना पनामा के ऊपर बात चल रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है या नहीं की। उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो उन्होंने नैब में दी थी अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग के, वो शरीफ्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो कहते हैं कि अंडर ड्यूरेस मुझसे ये ली गई है, काइंड ऑफ टॉर्चर उन पे किया गया है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि नैब को अगर उनका बयान भी अगर हम सच मान लें इसमें, तो नैब इसका मतलब है वही चीज़ कर रही है जो कि पंजाब का थाना कल्चर है, पुलिस वाले मार के बयान दिलवा लेते हैं, आप आगे फिर कोर्ट में बताते हैं जी पुलिस ने टॉर्चर के तहत ये बयान लिया है। तो इट मीन्स नैब भी टॉर्चर के साथ वो ले रही है। अगर नैब में अगर हम मान लिया जाए उनका बयान और इसको इसी स्पिरिट में लिया जाए, तो नैब अभी भी इसका मतलब है ये टॉर्चर के साथ बयानात ले रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे नैब इदारे के हवाले से कि उसकी कारकर्दगी क्या है और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट मलिक सलमान मौजूद हैं। इन्होंने कई अरसा नैब केसेस हैंडल भी किए हैं और आज हम इनसे नैब के हवाले से बातचीत करेंगे। क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। ये बताएं कि नैब के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जाती हैं, क्या वजह है? नैब खुद कंट्रोवर्शियल हो गई है, बनी तो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है शायद इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। और अगर आप ये अपने ऊपर फोकस करें तो तभी इदारे बेहतर होते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इटसेल्फ इदारा बना, लेकिन इस इदारे को बनाने के बाद इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रहा ही नहीं। पता चला कि इसमें भी वैसी ही भर्तियाँ हुई जैसे आम पुलिस में भर्तियाँ होती हैं, सियासी बेस पर। जो लोग अंदर इंडक्ट हुए वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर आए ही नहीं थे। तो लिहाजा जब इतनी बड़ी चीज़ में जब इनकॉम्पिटेंट लोग मौजूद होंगे और कोई कॉम्पिटेंसी का लेवल नहीं होगा तो वो क्या केस चलाएंगे, किस तरह प्रोसीड करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट 2 महीने से चीख रही है, नैब के चेयरमैन को बुला रही है और इधर उधर वो कई केसेस में उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि जो अफसर हमारे आगे आते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। वो कैसे पता होगा, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने। वो तो सिर्फ एक रॉ फॉर्म है जैसे कांस्टेबल होता है पंजाब पुलिस का। लेकिन क्या वजह है? आपने कई अरसा नैब के साथ काम भी किया, केसेस आपने इनके लड़े हैं, तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि इतना ज़्यादा इसको उंगलियां उठाई जाती हैं, फिर मुकम्मल तरीके से इदारा फ़ाल नहीं हो पा रहा? सबसे पहली बात तो ये कि ये बनाया गया है गलत नीयत से। नीयत ये थी कि मैं उससे बदला ले लूँगा तो मुझसे बदला ले लेना, सो ऑन। जब ये इदारा आया था तो महज पॉलिटिशियन से बदला लेने की कोशिश की गई थी। तो जब किसी चीज़ की बेस ही गलत पड़ गई हो तो उसने तो गलत ही चलना है। लेकिन ऐसे इदारे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और यही वो इदारे हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन हमने इस महकमे में हमने सियासी भर्तियाँ की। सियासी जो भर्तियों से हमें नुकसान ये हुआ कि जिसकी गवर्नमेंट आती थी वो अपने लोगों को यहाँ बिठा देता था, तो नतीजा कोई भी नहीं निकलता। हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस था नहीं। जो चेयरमैन की जब बात आती है कि चेयरमैन तक को जब रखना हो
तो गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में मिल के रखते हैं। तो वो आपस में कंसेंसस जब इतनी हाई लेवल डिपार्टमेंट पे, इतनी हाई लेवल पोस्ट पे जब ऐसा कंसेंसस चलेगा कि सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए किया जाएगा, तो क्या नतीजा? उसको किस तरह कम किया जा सकता है, किस तरह उसका खात्मा किया जा सकता है? नैब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये है कि नैब में सियासी भर्तियाँ की गई थी, इसका सिर्फ एक ही हल है, आप अपने कानून में अमेंडमेंट लाएं, आप जो चेयरमैन लगाना है वो क्लीन लगाएं, उसको कंट्रोवर्शियल ना करें। यहाँ तो हर आने वाला चेयरमैन इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल होता है। जब आपने करप्ट लोगों ने मिलकर ही इसको अपॉइंट करना है तो वो इटसेल्फ भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम फॉलो किया जाता है वेस्टर्न। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नैब में जो भी हमारी इंसेंटिव्स जो मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं ना नैब में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें अमेरिका में भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पर जो हेड आता है, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो केपेबल होते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है, वो इदारे को चला सकते हैं, वो कंट्रोवर्शियल नहीं होने देते, इसलिए उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब जिस तरह नैब का इदारा चल रहा है, जैसे कोई ऐसा जो भी मुशर्रफ साहब से इसे ज़्यादा तरजीह दी गई, तो अब जरदारी साहब की हुकूमत गई, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है, अब अगर इसमें भी इसको ठीक ना किया जा सका तो फिर कैसे इसको ठीक किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में 2 साल तक तो पहले 2 साल पहले दहशतगर्दी का जो शोर मचा था, वही शोर अब करप्शन के लिए मचा है। ये उसी की वजह से हो रहा है कि हम इस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब ये जो कमीशन आ रहा है, ये इटसेल्फ हमें नहीं पता क्या इनकी टेंशन्स होती हैं, क्या नहीं होती, लेकिन चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, काम होना शुरू हो गया। मीडिया ने सब कुछ एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इटसेल्फ आपकी जो एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी ऐसे था। एंटी करप्शन वो स्टिल अभी भी डिपार्टमेंट ऐसे ही चल रहा है। मैं तो समझता हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इटसेल्फ सिर्फ वासा की तरह बिहेव करता है, जिसका कुछ पता नहीं होता, कौन लगता है, कौन क्या करता है, कुछ पता नहीं होता। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को फाल बनाने के लिए भी नैब का फाल होना बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी अरसे से नैब के साथ अटैच रहे, नैब के जो आला ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और तमाम तर जो मामलात हैं बड़े स्मूथली चल रहे हैं। ऑफिशियल्स तो ऐसे ही कहेंगे जी। नैब फ़िलहाल लाहौर की आप बात कर लें तो नैब तो लाहौर में ये काम कर रही है कि बिजली के बिल इकट्ठे कर रही है। लॉ ये आया है जी कि जिसका बिल 5 लाख से ऊपर का है, बिजली का बिल, फैक्ट्री या घर किसी का भी, वो अब नैब ने रिकवरी करनी है। 70% नैब को मिलेगा, 70% लेस्को को मिलेगा, 30% उसमें से नैब लेगी। आजकल काम इनका सिर्फ यही है कि एक नैब ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर एक एसटीओ के साथ मिलता है और उसके केसेस सॉल्व कर रहा है। तो नैब कहती है कि जितनी भी रिकवरीज होती हैं उनमें से 1% भी उनका इसमें हिस्सा नहीं होता है। तमाम तर जो हैं वो जिनसे रिकवरी की जाती है और जिनसे लूटी हुई रकम होती है जिन लोगों से, उन तक वापस पहुंचाई जाती है। किसी किस्म की इसमें कोई घपला नहीं होता है। ये चीज़ भी जो है ये पिछले दिनों हुई है, आज से 2 हफ्ते पहले इधर लाहौर ऑफिस में, कि जिनका कोई मसले थे उनको वापस किए गए हैं। लेकिन ये वो हैं जो माइनर केसेस हैं, जो पुलिस टाइप केसेस हैं। वरना आपके सामने ईडन स्कैंडल पड़ा हुआ है, इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद हैं, वो केस इस वक्त कोई 90वें साल में एंटर हो चुका है। 14,000 अफेक्टीज़ हैं। ऐसे केसेस का तो कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इनकी एक ड्यूरेशन आई थिंक कि इतने अरसे में आपने तमाम तर जो केस आपके पास आया, जैसे आपने 2 मिसालें दी हैं, जो भी केस है उसको इतने टाइम टेन्योर में ख़त्म करना है, उसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन होकर उसे अदालत में पेश करना, नहीं करना, जो भी है, तो इतना लंबा टाइम ले लेना, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस सीन में तो किसी ने नहीं पूछा, अदालतों ने भी नहीं पूछा। अदालतों में केस 6 साल से पेंडिंग है। वो क्या इतने बड़े लोग हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता, डिफेंस में रहते हैं। 14,000 इफेक्टीव हैं। लैंड लोग लेने जा रहे हैं आजकल और लैंड मिल नहीं रहा। लोग पूछ रहे हैं हमारा लैंड किधर है, तो नैब आगे से कहता है कि जिसने पैसे लेने हैं पैसे ले ले, जिसने लैंड लेना है उसको लैंड ले देंगे। तो लोग कह रहे हैं ठीक है, अगर पैसे वापस करने हैं तो आज के रेट के हिसाब से किए जाएँ फिर पैसे वापस। अगर नहीं जी, पैसे तो हमने देने ही किस्तों में आपको। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2015 और 16 जो 2 साल हैं, उनमें नैब कहती है कि उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है पिछले कई सालों की निस्बत। तो अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो उससे लगता है नैब बहुत काम कर रही है। इसकी वजह मैं आपको ये बताऊंगा कि जब 2015 में 2014 के एंड से जब शोर मचना शुरू हुआ इमरान खान के धरने के बाद से करप्शन का, और करप्शन का इतना शोर मचा कि जो करप्शन के इदारे थे वो एक्सपोज हो गए। अब उन्होंने अपनी कार्रवाई और अपनी रिकवरी दिखाने के लिए जो छोटे मोटे केसेस थे उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपके सामने ये कौन सा बड़ा स्कैंडल सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारे छोटे केसेस, अगर आप 500 छोटे केसेस मिलाकर समझते हैं कि आपने प्रोग्रेस कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं। आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने नैब को सामने बिठा के नैब वालों से कहा आप ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो पुलिस के काम है
कि 2-2 लाख के चलान भी ला रहे हो अदालत में, 3-3 लाख के ला रहे हो, 4-4 लाख के ला रहे हो। भाई ये इदारा बना ही मेगा स्कैंडल्स के लिए था, मेगा स्कैंडल्स किधर हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा? अच्छा, मेगा स्कैंडल्स में मुझे याद आया कि डीएचए, डबल शाह और राना मशहूद साहब के ये 3 केसेस ऐसे हैं कि ये किस स्टेज पे पहुंचे हैं अभी तक, क्योंकि राना मशहूद साहब और डीएचए जो स्कैंडल केस था वो कई महीनों से आप देख लें वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं आ रही है, कोई इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती है। जहाँ तक रही राना मशहूद साहब की बात, राना मशहूद साहब के 2 केसेस थे। एक केस तो ये था कि ये यूरोपियन यूनियन ने हमें साउथ के स्कूल्स बनाने के लिए बहुत पैसे दिए थे और उन पर इल्ज़ाम था कि वो पैसे लगे नहीं हैं। दूसरा तो ये यूथ फेस्टिवल का था। जहाँ तक यूथ फेस्टिवल वाले केस की बात है, उसमें डीजी स्पोर्ट्स, एक्स डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर साहब, उनकी करप्शन के ऊपर चल रहा था सब कुछ। और मैं आपके शो के द्वारा से मुझे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी कि डीजी उस्मान अनवर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूरोक्रेट उस टाइम पर, मतलब कि इतनी उन्होंने खिदमत की इनकी, वो कैसे तब्दील हो गए? इट इज़ नॉट अ करप्शन केस। करप्शन केस पर अगर तब्दील होना होता तो एक एक रात में तो पता नहीं कितने कितने तब्दील हो गए होते। उन पर सिर्फ ये था कि जिस रात या जिस दिन नैब उनको अरेस्ट करने वाली थी उससे एक दिन पहले उनको हटा दिया गया अहदे से। यहाँ इस तरह इंफॉर्मेशन लीक्स होती हैं, इस तरह इस केस को मैनिपुलेट किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। अब जहाँ तक राना मशहूद साहब की बात है, वो यूथ फेस्टिवल से क्लियर हो गए थे, वहाँ पर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी। अब वो आया कि स्कूल के केसेस में, अब राना साहब पे जो स्कूल का केस है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपके सामने स्लो चल रही है। राना साहब अपने आप को तो डिफेंड करने के लिए सारा बता चुके हैं कि मेरा कुछ नहीं कसूर, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं राना साहब इसको इंडिकेट कर चुके हैं ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, पिछले दौर की ब्यूरोक्रेसी या इस दौर की ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि जब फंड्स सबमिट हो जाते हैं सारे, और उनके बकौल तो हुए, सब फंड्स उन्होंने दिए हैं, आगे ईडीओज़ ने नहीं लगाए, तो इनको चाहिए था कि फीडबैक लेते कि वो फंड्स किधर हैं, कहाँ लगे हैं। लेकिन प्रोसीजर इतना स्लो चला कि ये बात अब उठी है तो उठाई भी यूरोपियन यूनियन ने है। उनके एक इन्वेस्टर ने कहा कि वो पैसा किधर गया, वरना तो आप बात एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान लेवल पर। ना राना मशहूद साहब जिक्र करेंगे, ना गवर्नमेंट करेगी, ना आपका नैब का इदारा जिक्र कर रहा है। वो वहाँ से एक लेटर लिखा गया कि भाई वो पैसे किधर गए हमारे, तब शोर शुरू हो गया। केसेस डेड हैं पूरे। डीएचए स्कैंडल, वो कामरान कियानी केस है, वो उसके ऑर्डर इन्होंने निकालने हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो ये निकालेंगे ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन ही अभी चल रही हैं, एक बंदे को निकालते हैं, फिर दूसरे बंदे को निकालते हैं, फिर तीसरा, फिर सबसे कमज़ोर जो रह जाएगा उस पर सारा मुद्दा डाल देंगे। डीएचए खुद बार्गेनिंग में चला जाता है। हमारा नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो कहते हैं बड़े बंदे को क्या पकड़ना यार, बार्गेन तो हो जाना है। अगला बड़ा बंदा भी कहता है हाँ बार्गेन तो हो जाना है। जहाँ तक बार्गेनिंग की बात है, बार्गेन अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, लेकिन बार्गेनिंग पूरी दुनिया में होती है। ये यूएसए में भी 2% वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पर 6 चीज़ें भी लागू होती हैं कि आप अच्छे शहरी नहीं होंगे, इसके बाद आप बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, आप सियासत नहीं कर सकते, आप एक अच्छे शहरी, अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे नहीं माने जाएंगे। लेकिन शायद इधर ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती। इधर 6 चीज़ें मेंशन है, लेकिन इधर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती। यहाँ पर जब आप बाहर निकलते हैं तो आप और बड़े लीडर बन जाते हैं। शुक्रिया आपका सलमान मलिक साहब। नाजरीन, हमारे साथ सलमान मलिक एडवोकेट मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको प्रोसिक्यूटर जनरल की बात सुनवाई और एक सीनियर सहाफ़ी से हमने इस हवाले से बात की, नैब इदारे के हवाले से। लेकिन तमाम तर बातें सुनने के बाद और इन्फॉर्मेशन जो हमें शेयर की गई उसके बाद इस बात पर नतीजा निकला है कि नैब को मुकम्मल तरीके से एक फ़ाल इदारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नैब का काम है करप्शन के ख़िलाफ़ तमाम तर जो लोग हैं या इससे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका एहतसाब शफ़ाफ तरीके से किया जाए, जो अभी तक देखने में नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं वो इसको मुकम्मल तरीके से शफ़ाफ इदारा बनाएंगे, ताकि शफ़ाफ तरीके से करप्ट लोगों का और इदारों का एहतसाब मुमकिन किया जाए। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और फ़राद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।